ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया जिसमें आपने एटम्स जो है वो कंप्लीटली, जो भी किसी कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन हैं वो आपने एक साथ शो कर देने, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। और डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या है? इन विच ऑल दी एटम्स, अगर आपसे कहा जाता है कि डिस्प्लेड फॉर्मूला है, तो ऑल दी एटम्स एंड ऑल दी बॉन्ड्स विच शोज ऑल दी एटम्स। लेट्स सपोज ये इथीन का ही अगर मुझे डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना होगा, तो मैं सारे बॉन्ड्स को सेपरेटली शो करूंगा, सारे एटम्स को शो करूंगा, तो दिस इज डिस्प्लेड फॉर्मूला। ठीक है। ब्यूटेन का डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या होगा? कि ऑल दी एटम्स, ऑल दी बॉन्ड्स विल बी शोन सेपरेटली, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेड फॉर्मूला। ठीक है, ये डिस्प्लेड फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद जनरल फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट, जो हमारे पास होमोलॉगस सीरीज है। जनरल फॉर्मूलाज ऑफ होमोलॉगस सीरीज, यानी आपके सिलेबस में जितनी भी होमोलॉगस सीरीज हैं उनके जनरल फॉर्मूलाज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक दफा फिर देख लें। अल्केन्स हैं, अल्केन्स CnH2n+2। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। इसी तरीके से अल्कीन है, अल्कीन CnH2n। अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल CnH2n+1। और अल्कोहल्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है? OH। ठीक है, अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n+1 COOH। ठीक है जी। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो ये जनरल फॉर्मूलाज हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? एक तो पहले आपने इनको डिफाइन करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? दे आर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स विद सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल C4H10 है। अब C4H10 क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब तो एक तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब इसके अगर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स सपोज CH3, CH2, CH2, CH3, एक स्ट्रक्चर ये है। और दूसरा स्ट्रक्चर हम बना दें CH3, CH, CH3, CH3। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, बट दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो सेम है, C4H10। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन ध्यान में रखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, मैं बिल्कुल सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उनको एक साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ ताकि जितनी भी चीजें सिलेबस में मौजूद हैं वो आपको क्लियर हो जाए। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी ये कोई एटम भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल एटम्स भी हो सकते हैं। दैट डिटर्मिन्स the chemical properties, chemical properties of a
homologous series. ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमिन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जिसकी बेसिस के ऊपर ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसकी बेसिस के ऊपर आप किसी भी होमोलॉगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करें। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। नाउ ऑल द अल्कोहल्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं बिकॉज दे ऑल हैव दिस फंक्शनल ग्रुप OH। यानी एक तरह से आइडेंटिटी है, पहचान है किसी भी होमोलॉगस सीरीज की। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज द आइडेंटिटी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट, यानी आप कह लें कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बिकॉज दे ऑल हैव दिस फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट पे डेफिनेशन आती है हमारे पास होमोलॉगस सीरीज। ठीक है जी, नेक्स्ट है होमोलॉगस सीरीज। हाँ जी, तो होमोलॉगस सीरीज क्या है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव, यानी ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that have a similar functional group, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला, यानी सारे अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, सेम जनरल फॉर्मूला, differ from one member to the next, from one member to the next by a CH2 यूनिट, यानी हर नेक्स्ट मेंबर में डिफरेंस किसका होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल मीथेन में एक कार्बन है CH4, इथेन क्या है C2H6। तो अगर आप देखें यहाँ डिफरेंस कितने का है, CH2 का, एक कार्बन ऐड हुआ है, दो हाइड्रोजन। प्रोपेन C3H8, तो CH2 ऐड हुआ है, अगर हम इसमें CH2 ऐड करते हैं तो वी गेट C3, और दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो H8। लाइकवाइज आप कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, लेट से अल्कीन है C2H4 इथीन, इसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ऐड करें C3H6 प्रोपीन। ठीक है, तो ये जनरल रूल है, सब पे अप्लाई होगा ऑन ऑल द होमोलॉगस सीरीज। तो पहला रूल क्या हो गया, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, एंड द मेंबर्स, consecutive members differ by CH2 group. Now the fourth property of homologous series is they display a regular trend in physical properties। ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये एक रेगुलर ट्रेंड, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये रेगुलर ट्रेंड शो करेंगे। एंड नंबर 5, दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ये सेम शो करते हैं। ठीक है, यानी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे एक एलिमेंट, लेट से अगर अल्कोहल्स में से कोई एक अल्कोहल जिस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बाकी तमाम अल्कोहल्स भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये जहन में रहेगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है सैचुरेटेड की और अनसैचुरेटेड की। ये होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन हो गई। देखिए हमने सारी डेफिनेशन डिस्कस की, होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन, लास्ट है होमोलॉगस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन। वॉइस सबको क्लियर आ रही है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, या सिंपल अगर हम कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही बात कर लें, so there are two different types of organic compounds, either they are saturated
और अनसैचुरेटेड। ठीक है जी। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से हैं? दोज कंपाउंड्स, दोज मॉलिक्यूल्स in which all the carbon-carbon bonds are single bonds. Molecules in which all the carbon-carbon bonds are single bonds. ठीक है जी। मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो दैट वुड बी सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या है? कि विच कंटेन वन और मोर, विच कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ऑल्दो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड की वजह से भी हो सकती है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से भी। तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये जहन में रखिएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप सबको मालूम होगी, सैचुरेटेड की एग्जाम्पल्स अल्केन है, अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल अल्कीन्स है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हाउ टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब अगर हम सिंपल नेमिंग और स्ट्रक्चर्स की तरफ चलें, तो सबसे पहले हमारे पास अल्केन्स हैं। अल्केन्स में यानी जो सिंपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसकी नेमिंग में आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिस तरह से सबको मालूम होगा कि जैसे लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक कार्बन वाला अल्केन है, ठीक है, अल्केन्स क्या है कि विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड है, तो ये एक कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाएगा? मीथेन। अब इसमें मैथ जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन जो है ये होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो सबको मालूम होगा। बट स्टिल अगर किसी को कंफ्यूजन है, तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए ध्यान में रखें, मैथ फॉर वन कार्बन, एथ फॉर टू कार्बन्स, prop थ्री कार्बन्स, ब्यूट फोर कार्बन्स, पेंट फाइव कार्बन्स, हेक्स और हेक्सा सिक्स कार्बन्स, हेप सेवन कार्बन्स, ऑक्ट एट कार्बन्स, नॉन नाइन कार्बन्स एंड डेक टेन कार्बन्स। ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 10 मेंबर्स किसी भी होमोलॉगस सीरीज के, वो आपने इनके प्रीफिक्सेस ये होंगे, तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सबको स्ट्रक्चर बनाने आते हैं। ठीक है। जस्ट आपके पास लेट्स सपोज अगर हमारे पास 5 कार्बन वाला अल्केन है, इफ वी हैव एन अल्केन विद 5 कार्बन एटम्स, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज पेंटेन। ठीक है। फिर इसके आइसोमर्स वगैरह ये सब आपको बनाने आते हैं, तो ये हम नेमिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे देखते जाएंगे। ठीक है। तो एक छोटी सी चीज जो ध्यान में रखें कि इफ द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड्स विद एन, दैट मींस इट इज एन अल्केन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चाहे आपने उसका नाम सुना है या नहीं सुना, इफ द नेम एंड्स विद एन दैट मींस के अल्केन है। इफ द नेम एंड्स विद ईन दैट मीन्स कि ये क्या है? अल्कीन है। और अल्कीन की पहचान क्या होती है? कि इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ठीक है जी। उसके बाद इफ द नेम एंड्स विद ओल, ठीक है जी, तो इफ द नेम एंड्स विद इन दैट मीन्स के अल्कीन है। इफ द नेम एंड्स विद ओल, तो ये क्या है? अल्कोहल। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे आपने नाम सुना है नहीं सुना, बट इफ इट इज एंडिंग विद ओल, तो दैट मीन्स के ये अल्कोहल है। एंड इफ द नेम एंड्स विद ओइक एसिड, तो फिर ये क्या होगा? दिस इज कार्बोक्सिलिक
एसिड। तो ये आपके पास प्रीफिक्स भी आ गए, ठीक है, विच शोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और सफिक्स भी आ गया विच गिव्स अस द नेम ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच द कंपाउंड बिलोंग्स। तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नाम का फर्स्ट पार्ट होगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएगा, और जो लास्ट पार्ट होगा वो आपको फैमिली नेम बताएगा, होमोलोगस सीरीज बताएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूल्स जो है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के फॉसिल फ्यूल्स हैं। जब हम बात करते हैं कि जो मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो फ्यूल की फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये सब कहाँ से आ रही है? दे आर कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल जो है ये थ्री डिफरेंट टाइप्स, थ्री डिफरेंट टाइप्स व्हेन वी टॉक अबाउट फॉसिल फ्यूल। तो इट इज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स: कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। जो मेजर टाइप है ये कौन सी है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द मेजर टाइप, ठीक है। और मीथेन गैस यानी नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है जिसमें मेन जो गैस है, मेन गैस प्रेजेंट इज मीथेन, CH4। CH4 मीथेन जो है ये मेन गैस है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? यानी पेट्रोलियम क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज पेट्रोलियम? इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एंड व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? मिक्सचर ऑफ sorry, organic compound which contains only carbon and hydrogen. Organic compounds which contain carbon and हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है और उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं। ठीक है जी। पेट्रोलियम को हमने डिफाइन किया, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अच्छा, अब इन हाइड्रोकार्बन्स को, बिकॉज पेट्रोलियम क्या है? मिक्सचर है, इसमें से हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो द फ्रैक्शंस, the hydrocarbons which are present in petroleum are separated by fractional distillation. ठीक है, they are separated by fractional distillation. ठीक है जी। तो द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन पेट्रोलियम आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये ध्यान में रहे, क्योंकि ये सबने आपने पढ़ा हुआ है तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि यहाँ पे डिफरेंट जो फ्रैक्शंस मिलते हैं तो वो स्मॉलर टू, यानी हमारे पास जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम इट कंटेन्स स्मॉलर टू लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम कंटेन स्मॉलर टू लार्जर hydrocarbons. Yani it is made up of one hydrocarbon with one carbon atom to around 70-80 carbon atoms, right? 70 to 80 कार्बन एटम्स। तो मतलब आपके पास यहाँ पे स्मॉलर अल्केन्स से लेके लार्जर अल्केन्स तक मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि जितना स्मॉलर अल्केन होगा वो उतना ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है। तो स्मॉलर अल्केन्स आर बेटर फ्यूल एज कंपेयर टू, बिकॉज मेन जो आपका आप कह लेंगे यूज है यहाँ पे वो क्या है? एज अ फ्यूल। तो जो स्मॉलर अल्केन्स हैं, smaller alkanes are better fuel as compared to larger alkanes। ठीक है, जितने स्मॉलर अल्केन्स होंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे। उसकी वजह क्या है? दे इग्नाइट इजिली, एज दे इग्नाइट इजिली। ठीक है, इनको बर्न करना आसान है, दे बर्न वेल
बेसिकली ये जो आपके स्मॉलर अल्केन्स हैं दे बर्न वेल with less smokier flame, with less smoky flame. ठीक है, तो जो स्मॉलर अल्केन्स हैं ये ज्यादा यूजफुल हैं बिकॉज ये ज्यादा बेहतर इग्नाइट करते हैं, ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, ज्यादा आसानी से बर्न करते हैं। ठीक है, तो एज कंपेयर टू लार्जर मॉलिक्यूल्स दे आर मोर यूजफुल। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, अच्छा अब इसमें डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें कंपेयर करनी होती है फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक तो बॉइलिंग पॉइंट, यानी इन फ्रैक्शंस की हमें चार प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि एट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स। ठीक है, तो या फिर कोई भी गैस कंडेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच गैस बॉइल्स, लिक्विड बॉइल्स, लिक्विड बॉइल्स और गैस कंडेंस। एक ही बात है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होगा उसी टेम्परेचर पे गैस कंडेंस होगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है जो हमें कंपेयर करनी है दैट इज वॉलेटिलिटी। हमें इन फ्रैक्शंस की वॉलेटिलिटी कंपेयर करनी होती है। व्हाट इज वॉलेटिलिटी? द टेंडेंसी टू टर्न इनटू अ गैस। आप इसको यूं कह सकते हैं, द टेंडेंसी टू टर्न इनटू गैस। कितनी आसानी से कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कितना वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल है मतलब हम कहेंगे कि वो ज्यादा इजीली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे पेट्रोल है, आप उसको ओपन एयर में रखें फौरन स्केप कर जाता है। दैट मीन्स कि उसमें गैस में कन्वर्ट होने की एबिलिटी ज्यादा है। थर्ड प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज हाउ इजीली इट फ्लोज, हाउ इजीली इट फ्लोज। तो अगर लिक्विड लेस विस्कस होगा तो मीन्स के वो ज्यादा इजीली फ्लो करेगा। मोर विस्कस होगा तो वो यानी आप कह लें कि जितना, इफ इट इज वेरी रनी, if the liquid is if the liquid is runny, that means it is of low viscosity. ठीक है, तो जितना रनी लिक्विड होगा वो उतना लो विस्कस होगा, और जितना थिक होगा, इफ इट इज थिक, if the liquid is thick that means it is of high viscosity. ठीक है, तो ये विस्कोसिटी के से ध्यान में रहे। अच्छा, उसके बाद फ्लेमेबिलिटी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज फ्लेमेबिलिटी। तो ये जो फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करते हैं वो इन चार प्रॉपर्टीज के ऊपर कंपेयर कर रहे होते हैं। फ्लेमेबिलिटी, हाउ इजीली इट बर्न्स, हाउ इजीली इट बर्न्स। तो अभी जैसे हमने कहा कि जो स्मॉलर अल्केन्स हैं दे आर मोर इजीली, दे आर मोर फ्लेमेबल एज कंपेयर टू द लाइटर अल्केन्स। ठीक है, तो एक तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो हमें कंपेयर करनी होती हैं किनकी? फ्रैक्शंस की। ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है सबको मालूम है कि इसमें आपके पास, यानी मान लें कि हमारे पास ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ठीक है, दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड से आप क्रूड ऑयल जो है वो हीटेड क्रूड ऑयल इसमें एंटर करते हैं गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। यहाँ से हमारे पास क्रूड ऑयल जो है वो एंटर हो रहा होता है। ठीक है, फ्रॉम दिस साइड वी एंटर हीटेड क्रूड ऑयल। और ये जो हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसमें बबल कैप्स होते हैं ताकि जो गैस के वेपर्स हैं वो स्लोली ऊपर की तरफ मूव करें। तो ये डायग्राम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन के पर्पज से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मान लें कि ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जितने जो लाइटर फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे जैसे ये लिक्विड ऊपर जा, जो गैस ऊपर जाती है, यानी आप यूँ समझ लें कि ये जो आपका डिस्टिलेशन चैम्बर है ये नीचे की तरफ हॉट है और ऊपर की तरफ ये कोल्ड है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये ठंडा होता जा रहा है। ठीक है, तो लाइटर फ्रैक्शंस जो है वो ऊपर की तरफ कलेक्ट होते हैं। ठीक है, मान लें कि यहाँ पे आपको पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है, हर डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है वो कलेक्ट हो रहे होते हैं। नेफ्ता कलेक्ट होता है। ठीक है,
कैरोसिन ऑयल कलेक्ट होता है, डीजल ऑयल कलेक्ट होता है, फ्यूल ऑयल कलेक्ट होता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल कलेक्ट होता है, ठीक है। और सबसे नीचे जो है वो बाइटुमिन कलेक्ट हो रहा होता है। तो बाइटुमिन जो है वो सबसे आपको जो बॉटम पे जो फ्रेगमेंट मिलता है, दैट इज बाइटुमिन। दिस इज बाइटुमिन, ठीक है, फॉर रोड सरफेसिंग, फॉर रोड सरफेसिंग। और सबसे टॉप पे हमें रिफाइनरी गैसेस जो हैं वो मिलती हैं, यानी कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो गैस की फॉर्म में स्केप कर जाते हैं। तो रिफाइनरी गैसेस हैं C1, C2, C3, ठीक है। तो ये बॉटल्ड गैसेस भी कहलाती हैं। उससे ऊपर पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल है, इसका इस्तेमाल गाड़ियों में एज अ फ्यूल के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। नेफ्ता, नेफ्ता, दिस इज यूज्ड एज केमिकल फीड स्टॉक, ये फीड स्टॉक के तौर पे यूज हो रहा होता है नेफ्ता। केमिकल इंडस्ट्री में फीड स्टॉक के तौर पे काम करते हैं, ठीक है जी। उससे नीचे कैरोसिन ऑयल है, जेट फ्यूल के तौर पे यूज होता है। डीजल ऑयल है, डीजल इंजन के अंदर यूज हो रहा होता है, ठीक है जी। देन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, और सबसे लास्ट में फ्यूल ऑयल है, जो कि गाड़ियों में ये इंजन ऑयल के तौर पे जो यूज हो रहा होता है। तो ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के दौरान जो है वो मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जितना हम टॉप पे होंगे, जितना हाइट पे होंगे, तो उस पे आपको जो फ्रैक्शंस मिल रहे होंगे, हाइट पे, एट हाइट we get at height we get small sized molecules, small sized molecules, ठीक है। जो ऊपर हाइट पे आपको स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस होंगे। लो विस्कोसिटी मींस के ये ज्यादा रनी होंगे, ठीक है, इजीली फ्लो करेंगे। मोर वॉलेटाइल होंगे, एंड दे आर मोर फ्लेमेबल बिकॉज दे आर इजी टू इग्नाइट। तो ये ज्यादा फ्लेमेबल होंगे, ठीक है, हाई फ्लेमेबल होंगे। अच्छा, जब हम नीचे आते हैं एट बॉटम, तो नीचे जो आपको फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, दे आर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, यानी ये जो फ्यूल ऑयल के तौर पे और बाइटुमिन के तौर पे यूज हो रहे हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हाई बॉइलिंग पॉइंट है, मोर विस्कस है, लेस वॉलेटाइल एंड लेस फ्लेमेबल, ठीक है जी। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी। तो आई थिंक कि ये सबको क्लियर होंगी, ये कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक करेक्शन कर लें कि जो फ्यूल ऑयल है, फ्यूल ऑयल ये पहले आएगा, लिब्रिकेटिंग ऑयल बाद में, ठीक है जी। डीजल के बाद फ्यूल ऑयल है, फ्यूल ऑयल आएगा। फ्यूल ऑयल जो है ये शिप्स में यूज हो रहा होता है, और इसके अलावा जो कार इंजन वगैरह होते हैं, लिब्रिकेटिंग ऑयल उसके बाद जो लिब्रिकेंट वैक्स वैक्स वगैरह बनाने के काम आता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। बेटा विस्कोसिटी की डेफिनेशन मेरा ख्याल है मैंने इससे ज्यादा क्लियर नहीं दे सकता था, कि जस्ट सिंपल है कि इफ द लिक्विड इज रनिंग, जितना इजीली फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब लो विस्कस है। आपने जस्ट सिंपल, आपसे कोई पेपर में डेफिनेशन नहीं मांगेगा विस्कोसिटी की, ठीक है। आपने जस्ट सिंपल ये डेफिनेशन दे देना, हाउ इजीली इट फ्लोज, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना इजीली फ्लो करेगा, मतलब हम कहेंगे वो उतना लेस विस्कस है, ठीक है। जितना डेंस होता है, थिकनेस के हिसाब से आप इसको ध्यान में रख लें,
ठीक है, जितना डेंस लिक्विड होगा वो उतना मोर विस्कस होगा, विस्कोसिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब मेरे ख्याल में बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो जितना रनी लिक्विड है, जैसे पानी और शहद है, तो पानी जो है वो लेस विस्कस होगा क्योंकि वो ज्यादा रनी है। शहद जो है वो इतना इजीली फ्लो नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि वो मोर विस्कस है, ज्यादा विस्कोसिटी है उसकी। ठीक है, तो थिकनेस आप कह दें, लिक्विड की जो थिकनेस है, पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है, उसके हिसाब से हम इसको देख रहे होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अल्केन्स हैं। ठीक है, ये हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, अब आ जाते हैं हम अल्केन्स, फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स में जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, एंड दे आर अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो जिसकी वजह से दे आर हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। बट एक्सेप्ट फॉर फ्यू रिएक्शंस, तो इनमें दो रिएक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जो इनका रिएक्शन है दैट इज कंबस्शन। अच्छा, मैं इनकी नेमिंग में नहीं जा रहा, आई होप सबको नेमिंग क्लियर होगी अल्केन्स की। ठीक है, तो सिंपल होते हैं अल्केन्स, मीथेन, ईथेन, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर है। तो कंबस्शन जो है वो इनका रिएक्शन है। कंबस्शन क्या है कि आपने किसी भी फ्यूल को रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेंगी। तो लेट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन C4H10, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस कर लें, 4 कार्बन है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10 हाइड्रोजन है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 8 + 5 13। तो आप जस्ट सिंपल 6.5 लिख दें या 13/2 लिख दें, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। डेसिमल की फॉर्म में लिख दें, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें, या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो होल नंबर में आ जाएगा, जैसे मर्जी इसको लिखें। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इफ वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट, दैट मींस इट इज कंप्लीट combustion. Complete combustion क्या है, which occurs in the presence of excess oxygen. But let's suppose if we react butane with oxygen and carbon monoxide produces water, तो फिर भी बनेगा। अब अगर आप इसको बैलेंस करें, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10, 4 1 ज़ा 4, 4 + 5 कितने हो गए, 9, तो 4.5। तो देखें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। When 1 mole reacts with 6.5, we get carbon dioxide, और अगर 1 mole रिएक्ट कर रहा है with 4.5 तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन। तो अगर CO2 की जगह पे CO बनना शुरू हो जाए, सो दिस इज इनकम्प्लीट combustion। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वी कैन गेट कार्बन एज वेल। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, C4H10 reacts with oxygen and we get carbon plus water, this is also incomplete combustion। इसको बैलेंस करें, 4 5, तो 5 moles of oxygen means 2.5 moles। ठीक है, तो दिस इज कंबस्शन रिएक्शन जिसमें ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकती है, दिस इज इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो कंबस्शन रिएक्शन हो गया। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दिस रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी, रिलीजेस एनर्जी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज करता है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन यूज अल्केन्स एज फ्यूल, बट ओनली स्मॉलर अल्केन्स। लार्जर अल्केन्स इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करते, जैसे अभी हमने पढ़ा कि उनको, उनकी कंबस्शन जो है वो मुश्किल होती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, a reaction in which
one atom or group of atom is replaced by another atom or group of atom, यानी ये हम simple substitution reaction को define कर रहे हैं, as reaction in which one atom or group of atom is replaced by another atom or group of atoms। ठीक है, अगर एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर रहा है तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे बात करनी है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स जो हैं दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दे व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली ये हेलोजिनेशन भी कहलाता है, ऑल्सो कॉल्ड हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। ठीक है जी, हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। And this is also known as photochemical reaction because this occurs in the presence of UV light, also known as photochemical reaction, as it occurs in the presence of UV लाइट। ठीक है जी, तो अब यूवी लाइट का पर्पस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द एक्टिवेशन एनर्जी, विच प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी, ईए एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो यूवी लाइट है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है और जिससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है CH4, this reacts with halogen chlorine in the presence of UV light। तो one of the chlorine atom, ये chlorine molecule टूटता है and one of the chlorine atom will replace one of the hydrogen। तो let's say 4 के बजाय 3 हाइड्रोजन रह जाते हैं और चौथे हाइड्रोजन की जगह पे Cl, और जो H रिप्लेस होगा वो Cl के साथ मिल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरोमीथेन कहलाएगा। ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ये क्योंकि मीथेन से बना है, वी कॉल इट क्लोरो मीथेन। ठीक है जी, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहलाएगा कि एक सब्स्टिट्यूशन हो रही है यहाँ पे। तो आई थिंक यहाँ पे बात क्लियर होगी सबको। हाँ जी, इज दिस क्लियर? अच्छा, यहाँ पे फिर ये भी ध्यान में रहे कि एक्सेस सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है एंड दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट feasible for larger alkanes। This reaction is not feasible for larger alkanes as multiple substitution reaction occurs। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल फॉर, यानी वहां प्रोडक्ट पर इतनी सारी बन जाएंगी। सपोज अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर में 10 हाइड्रोजन है तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, उसमें फिर सेपरेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फीजिबल। तो ये एक तरह से अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है, इट इज एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। तो यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रही होती है जिनको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास अल्कीन्स। अल्केन्स के बाद अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या है? दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और ये क्या है? ये स्टार्ट होते हैं 2 कार्बन एटम से, मतलब यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो लाजमी आएगा। फंक्शनल ग्रुप वगैरह जनरल फॉर्मूला वो सब हम पहले ही लिख चुके हैं। एटलीस्ट 2 कार्बन एटम होने चाहिए। तो इसमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरीके से
ठीक है, थोड़ी सी अगर मैं नेमिंग की यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, लेट से हमारे पास ये एक मैं ब्रांच एल्कीन बना रहा हूँ। अब इसमें देखें यहाँ पे दो हाइड्रोजन, 1 2 1। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास क्या है कि हम अगर देखें स्ट्रक्चर, तो ये sorry, ये 5 कार्बन की एक चेन है। ठीक है, ये चेन कहलाए। और जो कार्बन चेन से बाहर है, यानी ये जो कार्बन है, ये ब्रांच कहलाए। ठीक है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रांच भी है और अल्कीन भी है। तो हमने जो नेमिंग देनी है और जो नंबरिंग करनी है, यानी आपको ये बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आप डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। कार्बन नंबर, यानी ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तब आप कहेंगे कार्बन नंबर 4 पे ये एक कार्बन वाली ब्रांच है, जिसको सबको मालूम होगा, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। तो हम कहेंगे 4 मिथाइल। और क्योंकि 5 कार्बन वाला अल्कीन है, तो पेंट। अब चाहे तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दें, और अगर 1 पे है तो लिखने की जरूरत नहीं है। बट लेट से आप लिख सकते हैं पेंट 1 ईन, 4 मिथाइल पेंट 1 ईन, यानी 5 कार्बन वाला अल्कीन है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ कार्बन पे मिथाइल। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएं, तो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। आप ये डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे ले जाएं, ये भी हो सकता है। डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे ले जाएं, बट अगर थर्ड पे लेके जाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। ब्रांच की पोजीशन चेंज कर दें, अभी यहाँ पर है, इसको थर्ड कार्बन पे ले आए। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ आइसोमर्स। अच्छा, इसमें ओ लेवल्स में कोई ज्यादा आइसोमर्स बनाने को आते नहीं है। तो जस्ट ये ध्यान में रखिएगा, जब भी आइसोमर का कहा जाए, तो आप ब्रांच को या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करें एंड यू विल गेट योर आइसोमर। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। अच्छा जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये हमने अल्कीन्स को डिफाइन कर लिया, स्ट्रक्चर देख लिए। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स जो है, दे आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। प्रिपेयर्ड बाय, एक मिनट कीजिएगा, दे आर प्रिपेयर्ड बाय क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन्स। ठीक है, तो क्रैकिंग क्या है? ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन है इन विच वी ब्रेक लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सबने पढ़ रखा है। क्रैकिंग जो है, ये बेसिकली क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्रैकिंग को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? व्हाट इज क्रैकिंग? एक मिनट बेटा, जरा होल्ड करें।
अच्छा जी, तो क्रैकिंग जो है ये बेसिकली क्या है? केमिकल रिएक्शन, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि व्हाट दिस इज अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ब्रेक कर रहे हैं ना हम, तो दिस इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम कैटलिस्ट यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ suitable catalyst, suitable catalyst, and in the absence of oxygen। ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन होता है, बिकॉज अगर ऑक्सीजन होगी तो कंबशन के चांसेस होंगे। ठीक है, तो अब क्रैकिंग करते क्यों है, मकसद क्या है? क्रैकिंग लार्जर अल्केन्स की जाती है, बिकॉज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लार्जर अल्केन्स दे आर नॉट वेरी यूजफुल, ये एज अ फ्यूल यूज नहीं होते। तो बेसिकली वी कन्वर्ट लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स इनटू मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स। तो पर्पस क्या है? टू कन्वर्ट लेस यूजफुल कंपाउंड्स इनटू मोर यूजफुल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि लेस यूजफुल कंपाउंड्स को मोर यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सपोज इफ वी हैव अ लार्जर अल्केन, लेट्स से इफ वी हैव ऑक्टेन C8H18, ये क्या है? ऑक्टेन है, लार्जर अल्केन है। तो इसको हीट किया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो आपसे यहाँ पे खैर नाम कोई नहीं पूछेगा कैटलिस्ट का, जस्ट आप ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे। तो सपोज वन ऑफ द प्रोडक्ट वी गेट इज हेक्सेन C6H14, ये स्मॉलर अल्केन आ गया। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज हेक्सेन, स्मॉलर अल्केन, प्लस वी गेट कितने कार्बन रह गए? दो कार्बन, C2 and H4। तो वी गेट हेक्सेन which will be used as fuel, and we get ethene. This is used to make plastic, used to make plastic। तो ये दोनों यूजफुल प्रोडक्ट है। हेक्सेन विल बी यूज्ड एज फ्यूल। तो आपने क्या किया, एक लार्जर अल्केन को एक लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन, एंड दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है ना, ये क्रैकिंग है कि हम लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में। नाउ दोज स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स कुड बी अल्केन्स एंड अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्कीन्स, बाद औकात इसमें हाइड्रोजन भी बन रही होती है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वी ऑल्सो गेट हाइड्रोजन फ्रॉम दिस रिएक्शन। हाइड्रोजन gas can also be produced from this reaction। ठीक है, इस रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस भी बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव let's say propane C3H8 and we heat it to convert into C3H6 propene plus hydrogen gas, तो यहाँ से हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो क्रैकिंग। ठीक है, तो ये क्रैकिंग। and we convert larger alkanes into smaller alkanes because they are more useful। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। और एक चीज ध्यान में रहे कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, अल्कीन्स आर केमिकली more reactive than alkanes due to the presence of carbon carbon double bond, which is easier to break। तो ये आसानी से टूटता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, अच्छा, इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमें डिस्कस करने हैं दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शंस क्या है? दे आर बेसिकली reactions in which only one product is formed, only one product is formed। ठीक है, जब दो या तीन या चार सब्सटेंस ऐड हो एंड वी ओनली गेट वन प्रोडक्ट, तो दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन।
ठीक है। तो अब एडिशन रिएक्शन, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन आ जाता है दैट इज हेलोजिनेशन, or we say bromination, because mostly they'll ask you to add bromine onto alkene. तो हेलोजिनेशन और ब्रोमिनेशन, तो इसमें क्या है, अल्कीन लेट्स से इथीन है C2H4 will react with bromine Br2 and this will give us, ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है ये टूटेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दो हाइड्रोजन इस पे पहले से थे, इस पे भी दो हाइड्रोजन पहले से, बोथ द कार्बन एटम्स विल गेन अ ब्रोमीन एटम, तो ये ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड बेसिकली दिस एडिशन ऑफ ब्रोमीन, दिस इज आल्सो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, बिकॉज ब्रोमीन जो है ये रेड ब्राउन लिक्विड है, तो वंस वी ऐड ब्रोमीन ऑन टू अल्कीन, तो ये जो कंपाउंड बनता है दिस इज कलरलेस। तो ब्रोमीन ऐड करने पर अगर आपका हाइड्रोकार्बन कलरलेस हो जाता है, दैट मीन्स कि दैट हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड। ऑन एडिंग ब्रोमीन ऑन टू अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इफ द कलर डिसअपियर्स, तो इसका मतलब आपका जो हाइड्रोकार्बन है इज एन अल्कीन, ठीक है, ये अल्कीन। अच्छा, बाकी हैलोजेंस भी रिएक्शन करेंगे, बट अगर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पूछा जाए तो फिर हम ब्रोमिनेशन ही लिखेंगे। तो ब्रोमिनेशन इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। इसके अलावा वी ऑल्सो एड हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, सेकेंड एडिशन इज हाइड्रोजनेशन in which we add hydrogen onto alkene. तो अगर alkene है C2H4, this reacts with hydrogen in the presence of nickel as a catalyst, ठीक है जी, निकल यूज करते हैं at around 200 डिग्री सेंटीग्रेड, डबल बॉन्ड टूटता है and both the carbon atoms will gain hydrogen, तो ये C2H6 बन जाता है। This will give us ethene converts into ethane, अल्कीन जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन बन जाता है इथेन, इथीन विल कन्वर्ट इनटू इथेन। एंड दिस रिएक्शन, वैसे ये खैर पास्ट जो पिछले सिलेबस था उसके हिसाब से, बट फिर भी ध्यान में रख लें कि यूज टू मेक मार्जरीन इन इंडस्ट्रीज, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज टू मेक मार्जरीन इन इंडस्ट्रीज। तो मार्जरीन जो है, यानी आप कह लें कि ये जो अल्कीन्स हैं दे आर वेजिटेबल ऑयल पॉली अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, वो अनसैचुरेटेड होंगे, वेजिटेबल ऑयल होंगे, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो मार्जरीन में, बटर में कन्वर्ट होता है। तो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा, जो थर्ड रिएक्शन है दैट इज हाइड्रेशन, और वी से एडिशन ऑफ स्टीम, अल्कीन में स्टीम ऐड करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबको मालूम होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इथीन है, आई एम ओनली गिविंग एग्जांपल्स ऑफ इथीन। हम स्टीम ऐड करते हैं, स्टीम ब्रेक होता है किसमें, एच में और ओ एच में। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या है, हीट है, ठीक है, अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। अब ये एसिड कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल H2SO4, फॉर एग्जांपल H3PO4, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये दो हाइड्रोजन इसके साथ पहले थे, ये इसके साथ दो हाइड्रोजन, एक कार्बन पे H ऐड हो जाएगा, एक पर OH, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू मेक अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, जितने कार्बन वाला अल्कीन होगा उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल आपको मिलेगा। तो ये तीन रिएक्शन है, ये तीन रिएक्शन आपको ध्यान में रखने हैं, फिर इसी में टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी आ गया। तो ये हमारा अल्कीन्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अल्कोहल्स। नेक्स्ट है अल्कोहल।
ठीक है, 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा जी, अल्कोहल्स जो हैं ये बेसिकली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन OH एज दी फंक्शनल ग्रुप। पहले भी बात हो चुकी है, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 OH। ठीक है, नेम्स एंड विद ओल, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। और इसमें भी आप आइसोमर्स बना सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। तो लेट्स से अगर मैं 2-3 स्ट्रक्चर्स यहाँ बना दूं, डिस्प्लेड फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो लेट्स से दिस इज एन अल्कोहल विद 3 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड कार्बन, देन थर्ड। फिर ऐसे ही अगर मैं ये OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे ले आऊं, तो ये एक और अल्कोहल बन गया, ये आइसोमर बन गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे है, या सिंपल प्रोपेनोल। और यहाँ 1 2 3, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन 2 ओल। ठीक है। अच्छा, फिर लार्जर अल्कोहल्स में ब्रांचिंग भी हो सकती है, आप OH की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। बट जैसे हमने अल्कीन में नंबरिंग और नेम डबल बॉन्ड के हिसाब से दिया था, ऐसे अल्कोहल्स में नंबरिंग और नेम OH के हिसाब से देंगे। यानी वी ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वेयर OH कार्बन विल गेट द स्मॉलर नंबर। नंबरिंग डजेंट मैटर कि कौन सी ब्रांच लगी है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन which has OH group. Numbering will start from where, sorry, इसको थोड़ा सा वर्डिंग को करेक्ट करने, from where carbon connected to OH get the small number। तो नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से जिस कार्बन पे OH है उसको छोटा नंबर मिलेगा, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। तो ये जस्ट थोड़े से रूल्स हैं अल्कोहल्स के, और आई थिंक फॉर्मूलाज सबको क्लियर होंगे किस तरह से बनाने हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। because they only ask you for the preparation of ethanol, this is the most important alcohol, ethanol। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला जो हमारे पास आप कह लें कि मेथड है, दैट इज फर्मेंटेशन। मोस्टली जो अल्कोहल बनाई जाती है, इथेनॉल बनाया जाता है, दैट इज बाय फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, इन फर्मेंटेशन ग्लूकोज C6H12O6, पहले रिएक्शन ध्यान में रखें, ग्लूकोज, इसमें हम ऐड करते हैं ईस्ट विच कंटेन एंजाइम्स। ईस्ट जो है ये एंजाइम रिलीज करता है टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लूकोज जो है वो डिकम्पोज होता है किसमें, इथेनॉल में, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसमें जो ग्लूकोज है ये डिजोल्व इन वाटर होता है, जो अल्कोहल बनता है दिस इज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसमें ये जो शुगर है या ग्लूकोज है, दिस इज टेकन फ्रॉम fruit source or vegetable, this mostly comes from sugarcane, grapes, etc। ठीक है। yeast this contain एंजाइम क्या है, ये बायोकेमिकल, ये बेसिकली कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट है। ठीक है।
इनका बेसिकली काम क्या है कि ये ग्लूकोज को तोड़ेंगे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बट ये ग्लूकोज को तोड़ेंगे और इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड बिकॉज ये CO2 गैस बनता है तो दिस कॉजेज बबलिंग। ठीक है, बबलिंग होती है जिसकी वजह से द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मींस बबलिंग। अच्छा, कंडीशंस क्या है? जैसे कि आपने देखा कि बायो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, यूज ऑफ एंजाइम फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, ये हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। नंबर 2, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आई होप ये सबको मालूम है कि ये ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। इससे नीचे टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव होगा, और इससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा। तो ये इसी टेम्परेचर पे काम करेगा। और थर्ड जो है वो एनारोबिक कंडीशंस होती है। एनारोबिक कंडीशंस मींस के एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होती है तो एंजाइम अपना काम, जो बैक्टीरियाज हैं वो अपना काम सही तरीके से कर नहीं पाते। तो ये तीन कंडीशंस हैं। इसके अलावा यहाँ से जो अल्कोहल आपको मिलता है ये डाइल्यूटेड होता है, तो इसको फिर फर्दर प्योरीफाई करना पड़ता है। ठीक है जी। तो फर्दर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन नीडेड टू कलेक्ट प्योर इथेनॉल। तो ये काफी स्लो प्रोसेस होता है, और फिर बाद में डिस्टिलेशन भी करनी पड़ती है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट फीजिबल। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा मेथड है हमारे पास अल्कोहल बनाने का, दैट इज बाय हाइड्रेशन, जो हम अल्कीन्स में पढ़ के आए। एक तो हो गया फर्मेंटेशन, सेकंड है बाय हाइड्रेशन। दूसरा मेथड क्या हो गया? बाय हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ स्टीम। ठीक है, फ्रॉम अल्कीन्स। ये किससे बन रहा है? फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स से बनाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज से, दूसरा ये अल्कीन से। तो इसमें क्या है, अभी हम रिएक्शन पढ़ के आए। इथीन है, जितने कार्बन वाला आपको अल्कीन चाहिए होगा उतने ही कार्बन वाला, सॉरी, जितने कार्बन वाला अल्कोहल रिक्वायर्ड होगा उतने कार्बन वाला अल्कीन यूज करेंगे। तो इथीन में स्टीम ऐड करेंगे, और लेट से हम यूज कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर अराउंड 60 एटमॉस्फेयर्स कह सकते हैं आप। ठीक है ना, या फिर 6000 किलो पास्कल्स कह दें, और 6000 किलो पास्कल्स एक ही बात है। ठीक है जी। तो रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड एक कार्बन पे H ऐड हो जाएगा, एक कार्बन पे OH ऐड हो जाएगा, तो इथेनॉल बन जाएगा। देखिए, यहां से भी आपको इथेनॉल मिल रहा है, और इस रिएक्शन से भी इथेनॉल मिल रहा है। ठीक है, कंडीशंस यहाँ पे क्या होंगी? वी यूज एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट यूज हो रहा है, हाई टेम्परेचर है, वहां देखें लो टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। प्रेशर मॉडरेट है, वो रूम पर, यानी जितना जो RTP होता है उस पर फर्मेंटेशन RTP पे हो रही है, बट ये मॉडरेटली हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर, सॉरी। ठीक है जी। एंड जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि दिस प्रोसेस, इट ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली। ठीक है, दिस अकर्स कंटिन्यूअसली, यानी ये प्रोसेस रुकता नहीं है, आप कंटिन्यूअसली इथीन ऐड करते रहे, अल्कोहल बनता रहेगा। ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बैच प्रोसेस है। यानी पहले आपने एक सर्टेन अमाउंट ग्लूकोज का ऐड किया किसी कंटेनर में, अब जब तक वो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो जाता अल्कोहल में, तब तक आप मजीद उसमें ऐड नहीं कर सकते, इसको बंद करके रखना पड़ता है। तो लेट से अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज लिया है, तो पहले वो 10 ग्राम कन्वर्ट होगा, देन फिर आप मजीद 10 ग्राम लेंगे। तो ये बैच प्रोसेस है, और ये कंटिन्यूस है। तो ये एक तरह से हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर लिया कि क्या फर्क है दोनों के अंदर। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखें। अच्छा, इसके अलावा जो ये क्लियर है बेटा, फर्मेंटेशन और हाइड्रेशन, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है जी, सबको क्लियर है।
हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के देख लिए, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे एडवांटेज के भी और डिसएडवांटेज के भी, कि हाइड्रेशन का एडवांटेज क्या है, हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको फास्ट रिएक्शन होगा, ये आप कह सकते हैं कि क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो इट इज अ फास्ट रिएक्शन। फर्मेंटेशन स्लो है, ठीक है। दूसरा इसके अलावा यहाँ पे इट अकर्स कंटिन्यूसली, तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। फर्मेंटेशन का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपको ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं जाना पड़ता, तो कॉस्ट नहीं बढ़ती, लो प्रेशर टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको बाद में डिस्टिलेशन करनी पड़ती है, स्लो प्रोसेस है, बैच प्रोसेस है, तो ये सारे पॉइंट्स जहन में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कंबशन ऑफ अल्कोहल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ हम आते हैं। तो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन जो आपने देखना है दैट इज कंबशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो हैं ये दे आर वेरी गुड एट कंबशन। जिस तरह अल्केन्स में कंबशन होती है ऐसे अल्कोहल भी, इथेनॉल जो है ये मोस्टली अभी दुनिया में एज अ बायोफ्यूल जो है वो इसको हम यूज कर रहे हैं, दे आर नोन एज बायोफ्यूल, ठीक है। तो इथेनॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको अगर बैलेंस करें, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, 2 2 4, 4 + 3 7, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, ठीक है जी। दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्लस, क्योंकि डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। और इनके अगर हम यूज की बात करें, ये तो कंबशन हो गई, उसके बाद लास्ट में इनके यूजेस जो हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। अल्कोहल्स के यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, दे आर यूज्ड एज, जो मेजर इनका यूज है एज फ्यूल, फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं, एंड बी एज सॉल्वेंट, और इसके अलावा इन बेवरेजेस ड्रिंक्स वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 मेजर यूजेस हैं जो इनके आपको ध्यान में रखना। तो ये हमारे अल्कोहल्स भी कंप्लीट हो गए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? लास्ट में आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। आखिरी जो हमारे कंपाउंड हैं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O OH फंक्शनल ग्रुप है, और जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था CnH2n+1 C OOH। इनके नाम के आखिर में क्या आएगा? ओइक एसिड, ठीक है। तो अगर एक कार्बन वाला एसिड है, देखें एक कार्बन तो इनके फंक्शनल ग्रुप में ही है, तो अगर एक कार्बन वाला एसिड है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड मीथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाला एसिड है तो C डबल बॉन्ड OH। इसमें एक आसानी जो हमें हो जाती है वो ये कि जो एसिड वाला ग्रुप है ये हमेशा टर्मिनल होगा, मतलब आपने नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। ये फंक्शनल ग्रुप कभी भी नॉन टर्मिनल कार्बन पे नहीं आ सकता, ये हमेशा लास्ट कार्बन ही होगा, या आप कह लेंगे फर्स्ट कार्बन। दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेनोइक। 3 कार्बन अगर होंगे, 1 2 3, 3 कार्बन वाला एसिड है CH3CH2, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक। अच्छा, फिर इसमें क्या है कि अगर हम कार्बन की पोजीशन को, जैसे लेट सपोज 4 कार्बन है, 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब मुझसे कहा जाए कि जी इसका आइसोमर बनाए, तो एसिड के आइसोमर बनाने के लिए आप चेन लेंथ को वेरी करेंगे। 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन की कर दी, और जो चौथा कार्बन है उसको हम इधर ब्रांच में ले आए, ठीक है। अब आप इसकी नंबरिंग करेंगे, तो ये 3 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3। अब सेकंड कार्बन पे ये ब्रांच आ गई, 1 कार्बन वाली ब्रांच क्या कहलाती है? मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है,
और चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आपने ब्रांच बनानी है। जब भी आपसे आइसोमर बनाने को कहा जाएगा तो आपने सिंपल कार्बन की पोजीशन को चेंज करना है, एक कार्बन को चेन में से हटा के उसको ब्रांच में ले आना है, तो आइसोमर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद, क्योंकि ये एसिड है तो ये एसिड वाले रिएक्शन शो करेंगे, एसिडिक रिएक्शंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रिएक्ट विद विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जो कोई भी एसिड रिएक्ट करता है, तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with metal, they produces salt and hydrogen gas। तो सपोज हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, और हम उसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखिए, मैं पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, कि जो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हाइड्रोजन है जो फंक्शनल ग्रुप में मौजूद है, ये वाले हाइड्रोजन नहीं, इनको भूल जाए। जो फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन मौजूद है, दिस इज आयोनाइज्ड। एसिड की नेचर क्या होती है कि ये एच आइन रिलीज करता है, प्रोटॉन। तो क्या होगा कि जो मेटल है ये रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन को, इसको निकालेगा यहाँ से। और जब ये हाइड्रोजन आप लॉस करेंगे तो ये जो पार्ट आपके पास बचेगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव आइन बन जाएगा। कोई भी एसिड जब प्रोटॉन लूज करता है तो जो बाकी पार्ट बचता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, -1। सोडियम ग्रुप 1 का है, इस पे चार्ज क्या आना चाहिए? +1। तो +1 -1 ये 1 1 के रेशो में ज्वाइन होंगे, तो NaH को रिप्लेस करेगा और इस नेगेटिव आइन के साथ ज्वाइन करेगा। और किस रेशो में? क्योंकि ये -1 है, मेटल के ऊपर +1 है, तो 1 1 की रेशो में। तो सॉल्ट क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव पार्ट, और सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, Na प्लस। जो हाइड्रोजन लॉस हुआ है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 2 लगा दें, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मेटल के साथ भी 2 लग जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, और जो सॉल्ट का फॉर्मूला बनेगा वो किस रेशो में बनेगा। ठीक है, 1:2 के रेशो में, या देखें जो एसिड से नेगेटिव आइन बनेगा वो तो हमेशा -1 ही होगा। आपको सिर्फ मेटल का चार्ज देख के डिसाइड करना है कि सॉल्ट में आइंस का रेशो क्या होगा। अच्छा, अब इस सॉल्ट का नाम क्या होगा? सोडियम, क्योंकि मेटल सोडियम है। और कोई भी एसिड जब H लॉस करेगा, कोई भी एसिड जब H लॉस करेगा, ये हाइड्रोजन लॉस करेगा, तो नाम के आखिर में O8 आ जाएगा। तो ये 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। एक और रिएक्शन देख लें। सपोज हमारे पास है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला एसिड है, रिएक्टिंग विद बैरियम। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, या चल फिर समझाने के लिए रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो बैरियम जो है ये रिप्लेस करेगा किसको? बैरियम विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, ये इसको यहाँ से निकालेगा, तो ये हमारा नेगेटिव आइन है, -1। और बैरियम ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2, इसका मतलब इस पे चार्ज क्या होना चाहिए? +2। तो बैरियम और ये जो नेगेटिव आइन है ये किस रेशो में ज्वाइन होगा? 1:2 के रेशो में, यानी 1 बैरियम आइन, ये क्योंकि +2 है, तो इसका मतलब आपका जो नेगेटिव आइन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और हमें ये 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि मेटल पे +2 का चार्ज, जितना मेटल पे चार्ज होगा उतने ही हम नेगेटिव आइन लेंगे, तो 2 और साथ में बैरियम आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर दें, यहाँ 2 लगा दें, ये बैलेंस। इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज बैरियम, बैरियम प्रोपेनोएट, बैरियम प्रोपेनोएट। हाँ जी, समझ आ रही है बात? क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, ये हो गया रिएक्शन विद मेटल्स। अब अगर आपको ये सॉल्ट के फॉर्मूले बनाने आ गए ना, तो बस बाकी रिएक्शंस भी क्लियर होंगे। सेकंड है रिएक्शन विद बेसिस।
अच्छा, बेस क्या होगी? मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस होती है। तो अब सपोज नॉर्मली ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ ही रिएक्शन होंगे। तो लेट्स से इथेनोइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O OH, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगेन देखें, सोडियम रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन को, तो सॉल्ट तो वैसे ही बनेगा। सोडियम ग्रुप 1 का है, +1 चार्ज, ये नेगेटिव आयन -1, 1-1 के रेशियो में ज्वाइन होंगे। ये मैं सिर्फ चार्जेस आपको समझाने के लिए लगाता हूँ। आप भी जब इसको सॉल्व करें तो रफ में इस तरह से कर लीजिएगा चार्जेस लगा के। एक्चुअल इक्वेशन में आप चार्जेस नहीं लिखेंगे। तो CH3C डबल बॉन्ड O और इसके साथ Na आके जुड़ गया 1-1 के रेशियो। अब ये जो H लॉस होगा ये इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? H2। और ये सॉल्ट क्या बन गया? अगेन वही आप देखें, सोडियम और 2 कार्बन वाला आयन है तो इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। ठीक है। ऐसी लास्ट में थर्ड रिएक्शन है विद मेटल कार्बोनेट्स। थर्ड है विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? MCO3, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो मेटल कार्बोनेट, सपोज प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2C डबल बॉन्ड OH reacts with मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीशियम जो है वो आयन है, ये रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन को। ठीक है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, इसका मतलब इस पे चार्ज क्या होगा? +2। और ये हमारा नेगेटिव आयन हमेशा की तरह -1। तो क्योंकि +2 चार्ज है, इसका मतलब हमें 2 नेगेटिव आयन चाहिए। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2C डबल बॉन्ड O। 2 नेगेटिव आयन चाहिए क्योंकि कैटाइन +2 है। और इसके साथ Mg आ जाएगा। प्लस जब भी कार्बोनेट होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ 2 आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। बैलेंस मतलब हमेशा आपने ये देखना है कैटाइन का चार्ज क्या है, उसके हिसाब से आपने सॉल्ट एसिड के नेगेटिव आइंस ले लें। +2 चार्ज है तो ब्रैकेट लगा के 2 लगा दें, +3 चार्ज है तो ब्रैकेट लगा के 3 लगा दें। हाँ जी, ये क्लियर है बात? इसमें किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, ये फॉर्मूले सबको समझ में आ रहे हैं? क्लियर है? टाइम ज्यादा हो गया बट मैं चाह रहा हूँ इसको कंप्लीट कर लूँ मैं। ठीक है ना? बस थोड़ा सा ही रह गया। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये रिएक्शंस की, तीनों रिएक्शंस की मैंने ट्रिक आपको बता दी है, इसको रिकॉर्डिंग में भी एक दफा देख लीजिएगा। और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन देखे ना। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है बट स्पेसिफिकली एग्जांपल सिलेबस में ली गई है इथेनोइक एसिड की। ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। तो दे आर इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सिलेबस में किससे है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल यानी कि अल्कोहल है, तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना। अच्छा, अब अल्कोहल दो तरह से ऑक्सीडाइज हो सकता है। एक तो है बाय यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमने पढ़े हैं KMnO4, K2Cr2O7। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सपोज आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है KMnO4 विच चेंजेस कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो इथेनॉल है CH3CH2OH, this is ethanol. We react it with acidified KMnO4 which is oxidizing agent. अब ये KMnO4 क्या करता है? इट रिलीजेस एटॉमिक ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो आपके जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उसके दोनों हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे।
ठीक है, एंड वी गेट वाटर H2O प्लस, यहाँ से जो दो हाइड्रोजन जाएंगे उसकी जगह पे एक ऑक्सीजन, यानी टोटल दो ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। और वो कौन रिलीज कर रहा है? KMnO4। एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन होकर वाटर बना देगा, दूसरा ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, CH3C डबल बॉन्ड। देखिए दो हाइड्रोजन गए, एक ऑक्सीजन आ गया, बाकी OH एज इट इज। तो ये क्या बन गया? दिस बिकम्स इथेनोइक एसिड। ठीक है, दो हाइड्रोजन जाएंगे, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये हमने ऑक्सीडाइज कर दिया। कलर चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। अच्छा, सेकंड टाइप है ऑक्सीडेशन की, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन है। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड नंबर टू इज बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन, बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ड्यूरिंग विनेगर, यानी इसमें क्या होता है? विनेगर प्रोडक्शन होती है। बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन क्या है कि अल्कोहल को ओपन एयर में ऑक्सीडाइज किया जाता है। अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन ओपन एयर, यानी इसको ओपन एयर में रख दिया जाता है। एयर में मौजूद ऑक्सीजन और बैक्टीरिया जो है वो इसको ऑक्सीडाइज करता है। तो ये स्लो प्रोसेस होता है, ऑक्सीडाइज इन ओपन एयर बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर in the presence of certain bacteria present in air। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन कहलाती है। दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन। तो सेम आपके पास वही अल्कोहल है, इथेनॉल है, मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस टाइम इट रिएक्ट्स विद एयर। तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक फॉर्म में है, बट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिलीज कर रहा था वो एटॉमिक फॉर्म में थी। बट जो एयर से ऑक्सीजन आ रही है, दिस कम्स फ्रॉम एयर इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अल्कोहल इट कन्वर्ट्स इनटू इथेनोइक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड विनेगर। यानी ये जो एयर में ऑक्सीडाइज करने से इथेनोइक एसिड बनता है, दिस इज विनेगर। ये विनेगर फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, तो ये दो रिएक्शंस हो गए जिसके थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज करके आप जितने कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे उतने कार्बन वाला एसिड बनेगा। हमारे पास क्योंकि सिलेबस में इथेनोइक था इसलिए मैंने एग्जांपल इसकी दिए, बट अगर आप यहाँ पे 3 कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे तो 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा, 4 कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे तो 4 कार्बन वाला एसिड बनेगा। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन क्या है? ये रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर व्हिच इज अनदर होमोलॉगस सीरीज प्लस वाटर। अच्छा, ये जो रिएक्शन है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। कभी भी आपसे कहा जाए कंडेंसेशन की एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ जैसे कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, तब ये थोड़े से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, जरा इसको समझ लें। कार्बो जिनको प्रॉब्लम है, कार्बोक्सिलिक एसिड सपोज हमने ले लिया, 2 कार्बन वाला एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस अल्कोहल हमने 2 कार्बन वाला ले लिया, OH CH3CH2। अच्छा, इसमें आपने स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस करना है। जब भी स्टेरिफिकेशन होगी तो वी हैव टू लॉस अ स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, और दोनों रिएक्टेंट्स में से कुछ ना कुछ लॉस होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या लॉस होगा ये आपको ध्यान में रखें कि एसिड में से आपने OH निकाल देना, एसिड में से OH लॉस हो जाएगा और अल्कोहल में से H लॉस हो जाएगा। यानी आपने ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दिया एसिड में, और अल्कोहल में ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया। ये इतना ध्यान में रखें।
तो अब यहाँ से ये OH लॉस हो गया और यहाँ से ये H लॉस हो गया, तो ये H और OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर। ये तो स्मॉल मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, देन उसके बाद अब जो बच गया है रेजिड्यू, यानी यहाँ से आपके पास ये पार्ट बचा, इसको हम एज इट इज बना देते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, ये आ गया। ये जाके कनेक्ट होगा जहां से OH बॉन्ड टूटा है, यानी H तो हो गया, वाटर बन गया, ये ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ेगा। तो इधर ये ऑक्सीजन आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन है, 1 2, ये स्ट्रक्चर पूरा बन गया। ठीक है जी, ये ईस्टर बन जाएगा, यानी एसिड में से OH निकल गया, OH विल बी लॉस्ट, अल्कोहल में से H लॉस हो गया। अब एसिड का जो CO ग्रुप है, द CO ग्रुप विल ज्वाइन विद दिस ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास ईस्टर, ये जो C डबल बॉन्ड O है, यानी कार्बन बॉन्डेड टू टू ऑक्सीजन एटम्स, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप हो गया। अच्छा, अब आपने इसको नाम कैसे देना है, ये जो ईस्टर है इसको नाम कैसे देना है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, बेटा सिंगल ऑक्सीजन को देखें, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन। ठीक है, इसको आप ईस्टर लिंक से तोड़ दें। सिंपल, आप क्या करें, यहाँ से इसको ईस्टर लिंक से नाम देने के लिए आप इसको इमेजिनरी ब्रेक करें, ये ईस्टर लिंक तोड़ें। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है इसको ब्रेक करें। ठीक है, फिर दोबारा दिख रहा हूँ कि टू नेम द ईस्टर, इमेजिनरी ब्रेक दी CO बॉन्ड, जो C सिंगल बॉन्ड O है, बॉन्ड को इसको आपने ब्रेक करना है। सोचेंगे ये टूट गया। अब ये वाला जो पार्ट है, ये अल्कोहल से आया, जो सिंगल ऑक्सीजन वाला पार्ट, इसको हमने नाम देना है एज एन अल्काइल। तो ये दो कार्बन है, 1 2, तो दो कार्बन वाला पार्ट ये क्या कहलाएगा, इथाइल, ये इथाइल। और ये जो पार्ट है इसको आपने एज एन O8 नाम देना है। ठीक है, अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह से ध्यान में रखें कि इसको आपने CO बॉन्ड को तोड़ा, जो एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन है उनको एज एन अल्काइल, इथाइल, और जो CO ग्रुप के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ जो कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2, इसको एज एन O8, दो कार्बन है तो इथेनोएट, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ये ईस्टर बन गया। हाँ जी, बात समझ में आई है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अब मैं अल्कोहल पहले लिख देता हूँ, ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल रिएक्टिंग विद प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोल रिएक्टिंग विद प्रोपेनोइक एसिड। तो अब ब्यूटेनोल, अच्छा कोई पोजीशन नहीं बताई, इसका मतलब कार्बन नंबर 1 पे अटैच, तो ब्यूटेनोल 1 2 3 4, ये पहले कार्बन के साथ OH आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा। प्रोपेनोइक एसिड मतलब 1 2 3, तीन कार्बन वाला एसिड है, तीन कार्बन वाला एसिड। ठीक है, ये प्रोपेनोइक एसिड। अब वही टेक्निक आपने, वही ट्रिक, बस सिंपल याद रखें, इसको याद रख के सॉल्व करें। ठीक है, एसिड यूज हो रहा है, एसिड में से क्या लॉस करना है हमें, OH, तो यहां से हमने ये OH निकाल दिया। और अल्कोहल में से H, हमेशा ऐसे क्यों लॉस कर रहे हैं, क्या वजह है, कोई नहीं पूछेगा, जस्ट ये याद रखें कि एसिड विल लूज OH इन esterification, और अल्कोहल में से क्या जाना है, अल्कोहल में से H, तो H और OH मिलके क्या बन जाएंगे, वाटर, ये वाटर बन गया। अब आपने स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या है, पहले ये ग्रुप है, पहले ये बना देते हैं, 1 2 3 4, और एक ऑक्सीजन रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ऑक्सीजन को आपने जोड़ना है, जहां से देखिए बॉन्ड टूटे हैं वहीं से जुड़ेगा ना, तो यहाँ से ये कार्बन ने तो बॉन्ड नहीं तोड़ा, इसके साथ नहीं जोड़ेंगे हम, जिसने बॉन्ड तोड़ा है, इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है, तो ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन आ गया। अब इसके साथ कितने कार्बन है, 1 2, दो कार्बन और बनाते हैं, 1 2। ठीक है जी, हाइड्रोजन आपने लगा देने, बस मैं इसको यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, ये ईस्टर बन गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब नेमिंग के लिए क्या करना है, अगेन फिर वही बात, नेमिंग के लिए इमेजिनरी आप ईस्टर लिंक को तोड़ें, कौन से, CO जो सिंगल बॉन्ड है, इमेजिनरी आपने इसको तोड़ दिया। अब जो सिंगल ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, ये सिंगल ऑक्सीजन है, इसके साथ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इनको एज एन अल्काइल नाम देना है, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल,
और जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कार्बन है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये कितने हैं, 1 2 3, इनको एज एन O8, प्रोपेनोएट, ब्यूटाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, इमेजिनरी उसको ब्रेक करें, जो सिंगल ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है, ठीक है, आपने ये समझे ये टूट गया है यहाँ से, अब ये ग्रुप है, इसको आपने एज एन अल्काइल नाम देना है, और जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट है, इसको एज एन O8 नाम देना है। आ रही है बात समझ में? हाँ जी, अभी क्लियर है सबको? ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब समझे हमारे पास एसिड है, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड प्लस अल्कोहल है इथेनॉल। अच्छा, बगैर स्ट्रक्चर बनाए भी आप ईस्टर का नाम बता सकते हैं, बगैर स्ट्रक्चर बनाए। हमेशा जो एसिड वाला पार्ट है ये O8 में कन्वर्ट होगा, एसिड वाला पार्ट हमेशा कन्वर्ट होगा O8 में, और जो अल्कोहल वाला पार्ट है ये अल्काइल में कन्वर्ट होगा। तो अगर सिर्फ नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि अल्काइल वाला, अल्कोहल वाला पार्ट अल्काइल में, मतलब ये बन जाएगा इथाइल, और एसिड O8 मतलब पेंटेनोइट। तो नाम क्या होना, इससे जो ईस्टर बनेगा मुझे पता है इसका नाम क्या होना चाहिए, इथाइल, इथाइल पेंटेनोइट। अब हम चेक भी कर लेंगे बना के, बट मुझे पहले से ही पता है कि जी ये नाम ये बनेगा, इथाइल पेंटेनोइट। जो अल्कोहल वाला पार्ट है उसको अल्काइल में कन्वर्ट कर दे, और एसिड को O8 में। ये समझ आ रही है बात? जी बेटा, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखें, अब हम बना के देखते हैं पेंटेनोइक एसिड। पहले पेंटेनोइक एसिड बनाए, 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इथेनॉल क्या है, 1 2, दो कार्बन वाला इथेनॉल। ठीक है, अब इस्टेरिफिकेशन में क्या करना है, वही सेम रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैटलिस्ट यूज हो रहा होगा। एसिड में से क्या लॉस होगा, वही स्कीम याद रखें, एसिड में से OH जाएगा लॉस्ट, अल्कोहल में से H, तो ये बन गया वाटर, H और OH वाटर। अब जो बच गया है यहाँ, क्या बच गए, 5 कार्बन, CO, 1 2 3 4 5, ये CO ग्रुप आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये CO जाके किससे जुड़ेगा, ये जाके ज्वाइन होगा इस ऑक्सीजन से, क्योंकि इसका बॉन्ड टूटा है। तो हमें ईस्टर लिंक बनाना होता है ना, तो हमें हमेशा CO को O से जोड़ना है ताकि लिंक बने। तो यही ईस्टर का फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये O और इसके साथ कितने कार्बन है, 1 2 1 2, ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। अब आपने इसको नाम देना है, तो अगेन वही इमेजिनरी आप ईस्टर लिंक को तोड़े, ठीक है, और जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है पहले इसको नाम देना है, ये आ गया अल्काइल वाला पार्ट। कितने कार्बन है, 1 2, यानी इथाइल, और जो सी डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है इसको बाद में, 1 2 3 4 5 एज एन O8, पेंटेनोइट। तो देखें वही नाम बन गया, इथाइल पेंटेनोइट, इथाइल पेंटेनोइट। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात? सबको क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, बाद औकात कहते हैं कि जी ईस्टर का आइसोमर बनाए, इथाइल पेंटेनोइट का ड्रॉ आइसोमर। तो इसका आइसोमर बनाना आसान है। आप किसी भी एक कार्बन को, लेट से यहाँ से 5 कार्बन है, इस कार्बन को उठा के इधर ले जाएं। ठीक है, यहाँ मतलब एक कार्बन इधर से कम करके, लेफ्ट से कम करके, लिंकेज के, ये जो लिंकेज है ना, यहाँ के लेफ्ट से आपने एक कार्बन उठा के राइट पे लगा देना, या राइट से एक कार्बन उठा के लेफ्ट पे लगा दें। तो अगर मुझे इसका आइसोमर बनाना है, लेट से मैंने लेफ्ट साइड पर 5 कार्बन थे, 4 कर दिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन कर दिए। राइट साइड पर 2 हैं तो 3 कार्बन कर दें, एक बढ़ा दिया, 1 2 3। अब अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे ना, सेम होगा, ये आइसोमर बन गया। ठीक है, ये आइसोमर बन गया। एक कार्बन लेफ्ट से उठा के राइट पर लगा दिया। अब नेमिंग देखें, इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। आपने लिंकेज को तोड़ा, सिंगल ऑक्सीजन वाले कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल। और CO वाले कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेनोएट। तो ये आइसोमर बन गया, नाम चेंज हो गया,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आई होप ये सबको बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, क्लियर है।